हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों हम कौन सा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं? डिविडेंड चैप्टर आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट इजी चैप्टर है, तो हमें इसको अच्छे से करके जाना है। हाँ सर, आप तो हमेशा यही कहते हो सर। अरे बेटा क्या करूं, मेरा तो काम ही यही है ना। चलो सुनना मेरी बात, ठीक है। डिविडेंड होता क्या है? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, डिविडेंड अगर आप किसी से भी पूछोगे कि क्या होता है डिविडेंड, तो वो कहेंगे जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में बांट देती है तो उसे डिविडेंड बोला जाता है, उसे डिविडेंड। बट क्या कंपनीज एक्ट में भी यही बात को डिविडेंड बोला गया है? द आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। खत्म। मतलब डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड को इंक्लूड किया जाता है। रियलिटी में वो मीनिंग बताता ही नहीं है कि एक्चुअली में डिविडेंड होता क्या है। नाउ सर, इंटरिम डिविडेंड आ गया तो कंफ्यूजन होगी सर कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है? तो सबसे पहले देखो कौन इसे अनाउंस करता है। देखना, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उन्हें शेयर होल्डर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, लेकिन उसे डिक्लेयर कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं। पावर, अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी है या नहीं होनी है, तो इंटरिम डिविडेंड कंपनी तब तक नहीं दे सकती जब तक उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात की पावर ना दी गई हो। लेकिन फाइनल डिविडेंड जो है, कंपनी भले ही आर्टिकल्स में पावर दी हो चाहे ना दी हो, कंपनी फाइनल डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर सकती है। टाइम ऑफ अनाउंसमेंट, अगर हम अनाउंसमेंट की टाइम की बात करते हैं तो कब अनाउंस होता है? तो देखो बेटा, इंटरिम डिविडेंड ईयर के अकाउंट्स फाइनलाइज होने से पहले कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी। लेकिन फाइनल डिविडेंड हमेशा कंपनी की एजीएम में ही डिक्लेयर होता है। उसके बाद क्या एक बार डिक्लेयर होने के बाद इसे कैंसिल किया जा सकता है? तो जी हां, इंटरिम डिविडेंड को सारे शेयर होल्डर्स की कंसेंट से कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो कंपनी को देना पड़ेगा। ओके सर, नाउ आते हैं बेसिक सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड जब हम बात करते हैं तो डिविडेंड के क्या क्या सोर्सेज होंगे, किन किन सोर्स से डिविडेंड दिया जा सकता है। जिस साल का आप डिविडेंड दे रहे हैं उस साल के प्रॉफिट, सो प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन हां उसमें से माइनस कर देना। शेड्यूल 2 में बताया गया डेप्रिसिएशन, जो शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन एसेट्स पे लगा है वो माइनस हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई भी प्रॉफिट जो कि उस ईयर का नहीं है जिस ईयर का आप डिविडेंड बांट रहे हैं, बट पिछले फाइनेंशियल ईयर का है, उसमें से भी दिया जा सकता है, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग क्या? बिल्कुल आफ्टर डिडक्टिंग शेड्यूल 2 का डेप्रिसिएशन, यानी क्रेडिट बैलेंस इन P&L एंड फ्री रिजर्व्स की बात हो रही है, या आप दोनों से मिलाकर भी दे सकते हो। या अगर कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी को डिविडेंड देने के लिए दिया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी को क्यों दिया? बिकॉज उन्होंने गारंटी दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी, इसीलिए उन्होंने पैसा दिया। ओके सर, क्या कंपनी को डिविडेंड बांटने से पहले या रिजर्व्स में ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है क्या? तो आज की तारीख में कंपनी के पास पावर है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि कंपनी ट्रांसफर अपने प्रॉफिट से किसी रिजर्व्स में करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये कंपनी खुद डिसाइड करती है, ये कंपनी के पास पावर है कि वो रिजर्व्स में इसे ट्रांसफर करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और कौन से रिजर्व्स में ट्रांसफर, कितना परसेंट ट्रांसफर होगा, ये भी कंपनी के पास पावर है कि कितना परसेंट रिजर्व्स में जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम रिजर्व्स में ट्रांसफर की बात करते हैं तो नॉर्मली फ्री रिजर्व्स की बात हो रही होती है, बिकॉज जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं, जो लॉ बोलता ही है बनाने की, कंपनी को बनाने ही बनाने हैं, वहां पर फिर कंपनी की मर्जी कैसे चलेगी, है ना। जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जहां पर बोला गया है कि इसको तो बनाना ही पड़ेगा, तो वहां कंपनी की मर्जी नहीं है ना, वहां तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहां पे नॉर्मली फ्री रिजर्व्स में डालने की बात हो रही है। चलिए, कंडीशंस फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इन केस ऑफ इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है ही नहीं या प्रॉफिट जितना डिविडेंड देना चाह रहे हो उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा? फॉलोइंग कंडीशंस जो है फॉलो करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? ऐसी कंपनी मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे सकती है? T1
प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय 3, यानी लास्ट 3 ईयर्स का डिविडेंड का एवरेज ले लेना। सर अगर कंपनी ने तीनों सालों में, पिछले 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया है तो आपको कंडीशन 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन 2, मैक्सिमम पैसा जो हम प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, पिछले सालों के प्रॉफिट से जो हम पैसा निकाल रहे हैं, टोटल अमाउंट, वो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 10% निकाल सकते हैं। 10% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का टोटल करके उसका 10% पैसा जो है निकाला जा सकता है। और जो पैसा आप विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसे पहले यूटिलाइज कर लेना। किसमें यूटिलाइज कर लेना? जो करंट ईयर के आपके लॉसेस थे, वो लॉसेस को सेट ऑफ कर लेना, उसके बाद ही बचे हुए पैसे से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना, दैट इज कंडीशन 3, कि जब आपने फ्री रिजर्व से पैसा निकाल लिया डिविडेंड देने के लिए, जब आपने फ्री रिजर्व से पैसा निकाल लिया डिविडेंड देने के लिए, तो फ्री रिजर्व्स का बैलेंस जो है वो 15% ऑफ द शेयर कैपिटल से इक्वल या ज्यादा ही होना चाहिए निकालने के बाद भी। यानी फ्री रिजर्व से पैसा डिविडेंड के निकालने के बाद भी इतना फ्री रिजर्व तो मेंटेन रहना ही चाहिए। फिर डिविडेंड को किस फॉर्म में पे किया जा सकता है? तो देखो, काइंड में तो पे नहीं किया जा सकता, डिविडेंड कभी भी काइंड में पे नहीं किया जा सकता, या डिविडेंड के बदले कभी बोनस शेयर नहीं दिए जा सकते। लेकिन हां, डिविडेंड कैश में दिया जा सकता है, डिविडेंड चेक में दिया जा सकता है, डिविडेंड वारंट में, डिविडेंड वारंट की फॉर्म में दिया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। बट किसको दिया जाएगा? बेटा ये दिया जाएगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। यानी कंपनी के रजिस्टर में जिस शेयर होल्डर का नाम लिखा है उसको जाता है ये डिविडेंड। या अगर उसने कंपनी को ऑर्डर दे दिया है कि ये तुम इसे पे कर देना, तो फिर उस इंसान को पे किया जाएगा, या उसके बैंकर को, उसके बैंक को पे किया जाएगा। क्या बोनस शेयर डिविडेंड के बदले दिए जा सकते हैं? कि कंपनी ने कहा हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं, और जब देने की बात है कह रही नहीं नहीं चलो बोनस पकड़ लो इतने अमाउंट के, तो लॉ कहता है नहीं, अगर आपने डिविडेंड बोला है तो आपको डिविडेंड देना है, आप उसके बदले में बोनस शेयर हाथ में नहीं पकड़ा सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड अपने मेंबर्स को बांट नहीं सकती है, वो डिविडेंड अपने मेंबर्स को बांट नहीं सकती है। ठीक है, ओके सर। एनी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी जो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 को फॉलो कंप्लाई नहीं कर पा रही है, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती है इक्विटी शेयर्स पे, वो डिविडेंड नहीं दे सकती है इक्विटी शेयर्स पे। कब तक नहीं दे सकती है? जब तक कि वो उस गलती को ठीक ना कर ले। जैसे ही गलती को ठीक कर देगी तो ये कंपनी क्या कर पाएगी? डिविडेंड भी दे पाएगी। ओके सर। नाउ फिर आते हैं इंटरिम डिविडेंड के कॉन्सेप्ट पर। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, या जब तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होते तब तक इंटरिम डिविडेंड दिया जा सकता है। बट इंटरिम डिविडेंड देने का सोर्स क्या होगा? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस यानी क्रेडिट बैलेंस पड़ा है उसकी वहां से दिया जा सकता है, या जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रॉफिट दिया जा रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट की बात हो रही है, या अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट इस साल दे रहे हो, तो भैया पिछले साल का जो प्रॉफिट था टिल दी, तो इस साल जो आप जब दे रहे हो ना, जिस साल आप दे रहे हो उस साल के आप क्वार्टर्स में अगर जो प्रॉफिट हुआ है वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, प्रोवाइजो। लेकिन अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है बट उसे लॉस हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर में, कब तक? पिछले क्वार्टर के क्यूमुलेटिव करके देखेंगे, पिछले क्वार्टर का क्यूमुलेटिव अगर लॉस का फिगर आ रहा है तो उस केस में आप इंटरिम डिविडेंड दे तो सकते हो, बट उस इंटरिम डिविडेंड का जो मैक्सिमम रेट होगा ना, वो क्या होगा? पिछले सालों के डिविडेंड रेट का एवरेज लिया जाएगा। पिछले सालों के डिविडेंड रेट का कितने? पिछले सालों के सर 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज यहां पर लिया जाएगा। ये कौन से केस में? इंटरिम डिविडेंड केस में, जब लॉस का केस आता है उसकी बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट आता है बेटा आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड। उसमें पैसा कहां कहां से आता है? तो एक तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ग्रांट्स दे सकती है या डोनेशन दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, या 7 साल कंप्लीट होने पर किसके?
मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिपॉजिट जब मैच्योर हुए, कोई लेने नहीं आया, 7 साल हो गए, आईईपीएफ। मैच्योर्ड डिबेंचर या कोई एप्लीकेशन मनी जो लोगों ने दी थी लेकिन उनका रिफंड नहीं हो पाया, और ऊपर 3 से लेकर 5 यानी इनके ऊपर का जो इंटरेस्ट होगा वो भी आईईपीएफ में चला जाता है। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन अमाउंट, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना था बट 7 साल हो गए कोई लेने नहीं आया, या अमाउंट कोई जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा होगा, ये सारी चीजें कहां चली जाती है, आईईपीएफ में चली जाती हैं। ओके सर। पुराने कंपनीज एक्ट के फंड से भी कुछ चीजें आई हैं, जैसे कि पहले पुराने कंपनीज एक्ट में जनरल रेवेन्यू अकाउंट और आईईपीएफ होता था 1956 में, उसमें जो फंड में पैसा पड़ा था वो भी नए वाले फंड में आकर आ चुका है। और मिसलेनियस यानी अदर चीजें, अदर चीजों में क्या आएगा, कोई भी इंटरेस्ट या इनकम जो कि इन्वेस्टमेंट करी है, फंड ने अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करी, उससे कोई इंटरेस्ट या इनकम आ रही है तो वो किस में आएगी, फंड की इन्वेस्टमेंट है तो फंड के पास ही आएगी। अमाउंट डिस्गोर्जमेंट से, यानी अगर किसी की सिक्योरिटी डिस्गोर्ज करके सेल आउट कर दी है ना, तो उस केस में जो पैसा आएगा वो भी किसके पास जाता है, आईईपीएफ में जाता है। हाँ, अगर उनके जिनको वो मिलना चाहिए था पैसा अगर वो लोग मिल गए तो फिर आईपीएफ से हम उनको देते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल शेयर से, फ्रैक्शनल शेयर बेच के जो सेल प्रोसीड्स आए हैं वो, ठीक है, और कोई भी अमाउंट जो कि रूल्स में लिखा होगा वो सारे अमाउंट्स कहां आएंगे, आईईपीएफ में आएंगे। फिर आता है इन पैसों का इस्तेमाल किन किन जगह किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले तो रिफंड, अगर लोग रिफंड मांगने आ गए अपना पैसा, मतलब जिन लोगों को डिविडेंड नहीं मिला था वो लोग डिविडेंड मांगने आ गए कि सर हमारा 7 साल से डिविडेंड नहीं आया था, आपके पास पड़ा है दे दो। हमारे डिपॉजिट्स कब मैच्योर हो गए थे, 7 साल हो गए, आपके पास आ गया दे दो। मैच्योर डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी फॉर रिफंड या इंटरेस्ट ऑन अबव, ये सारे लोग क्या करते हैं, इन पैसे को वापस मांगने आ जाते हैं। प्रमोशन ऑफ, और मेन जो भाई आईपीएफ क्यों बनाया गया है, ताकि वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर सके कि भैया तुम्हारे क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें अवेयर कर सके ताकि वो ऐसी गलतियां ना करें कि पैसे ही लेने नहीं आ रहे हैं, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसलिए बनाया गया है। अच्छा, फिर जो अमाउंट हमने लोगों से छीना था जिन्होंने गलत तरीके से कमाया था, वो बांट देना, किन में बांट देना, जिनको वो एक्चुअली में बिलोंग करता है उनमें बांटा जाएगा। या अगर कोई क्लास एक्शन सूट, जो हमने सेक्शन 37 में पढ़ा था, क्लास एक्शन सूट, उसका लीगल खर्चा आईईपीएफ की अथॉरिटी से रीइंबर्स किया जा सकता है, या कोई ऐसा खर्चा जो कि ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लगेगा। ठीक है, ओके सर। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन गवर्निंग आईईपीएफ, और छोटी छोटी बातें आईईपीएफ से रिलेटेड। पहला कि एक अथॉरिटी को बनाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे आईईपीएफ अथॉरिटी। ये इस फंड में आए हुए पैसों को एडमिनिस्टर करेगी और मेंटेनेंस करेगी, यानी ये सब कुछ देख रेख करेगी, इसके ऊपर ड्यूटी डाल दी गई है। और आईईपीएफ अथॉरिटी में कौन होगा, चेयरपर्सन होगा जो कि एमसीए का सेक्रेटरी, सीईओ होगा जो कि कन्वेनर ऑफ अथॉरिटी, और अदर 6 मेंबर्स और होंगे आईईपीएफ अथॉरिटी में। आईईपीएफ अथॉरिटी पैसा, फंड का पैसा किन रास्तों में इस्तेमाल कर सकती है, उन रास्तों में जो कि अलाउ किया गया है, जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। फंड ऑडिटेड बाय C&AG, और ये जो फंड है आईपीएफ को, फंड को कौन ऑडिट करेगा, C&AG ऑडिट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है तो C&AG का रोल आएगा ही। उसके बाद जब ये फंड का ऑडिट हो जाएगा C&AG के द्वारा, तो इस फंड की एनुअल रिपोर्ट और C&AG की ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटेड अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और वो इस एनुअल रिपोर्ट और ऑडिटेड अकाउंट को ले बिफोर करेगा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे ले बिफोर करेगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा सेक्शन 126 कि अगर कोई ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आई थी कंपनी के पास रजिस्टर करने के लिए कि एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को अपने शेयर बेच दिए, और उसका डॉक्यूमेंट कंपनी के पास आ गया, लेकिन कंपनी ने अभी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं करा, यानी अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी ने उस इंसान का नाम बदला नहीं है, नए पर्सन का नाम नहीं लिखा, तो ऐसी कंपनी उस डिविडेंड पर, उस डिविडेंड को जो उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड है उसे ट्रांसफर कर देगी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। या अगर कंपनी को रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा है, उसने राइटिंग में अथॉरिटी दे दी, क्या अथॉरिटी दे दी
कि भैया तुम ट्रांसफरी को दे दो तो फिर ट्रांसफरी को दे देंगे, वरना इसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला जाएगा और फिर उसके बाद नाम रजिस्टर करने के बाद वो फिर ट्रांसफरी को दे देगी। और कैप्ट इन अबेयंस, लेकिन ये डिविडेंड की बात होगी, बट राइट इशू और बोनस इशू में हुआ तो क्या होगा, तो उन्हें अबेयंस मतलब थोड़ी देर के लिए रोक लिया जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 127, जो बोलता है अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिक्लेयर करने के बाद डिविडेंड नहीं पे कर पाई, 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो वेयर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड, कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर, लेकिन डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं हुआ, डिविडेंड पे नहीं हुआ, या डिविडेंड का वारंट पोस्ट नहीं हुआ किसको, इंटाइटल्ड शेयर होल्डर के लिए, तो इस केस में पनिशमेंट लगेगी एवरी डायरेक्टर जो कि पार्टी टू डिफॉल्ट था और कंपनी पर। डायरेक्टर पर कितनी लगेगी, जेल मैक्सिमम 2 साल तक की, एंड मैक्सिमम 2 साल तक की जेल, एंड फाइन, फाइन क्या फाइन लगेगा, मिनिमम 1000 रुपीज पर डे जब तक कि ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, और कंपनी को देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। बट इस सेक्शन की पेनल्टी भी इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन के एक्सेप्शन भी उतने इंपॉर्टेंट है कि कब बच सकते हैं पनिशमेंट में, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर पनिशमेंट से बचा जा सकता है। जैसे कि अगर डिविडेंड ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से पे नहीं हो पाया, जैसे कि कंपनी के बैंक अकाउंट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने सीज कर दिए, तो बैंक अकाउंट सीज हो गए तो अब डिविडेंड कैसे पे होगा, या शेयर होल्डर ने कंपनी को डायरेक्शन दी थी कि मेरा डिविडेंड जो है सिर्फ बैंक अकाउंट में आना चाहिए, एंड कंपनी ने ट्राई तो किया लेकिन फेल हो गई, मे बी उसका बैंक अकाउंट नंबर गलत था, मे बी कोई और रीजन था, और उसकी वजह से वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हो पाई, और कंपनी ने ये बात उस शेयर होल्डर को बता दी कि तुम्हारी डायरेक्शन फॉलो नहीं हो पाई, तो कंपनी बच सकती है। लेकिन अगर कंपनी ने ये बात कम्युनिकेट नहीं करी तो उस पर पेनल्टी जो है लग जाएगी। नेक्स्ट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, अगर डिविडेंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर डिविडेंड किसको मिलना चाहिए, कौन सही शेयर होल्डर है, तो उस केस में कंपनी जो है नहीं देगी ना भाई, क्या करे पता ही नहीं है किसको देना था, सो डिस्प्यूट चल रहा था। उसके बाद अगर शेयर होल्डर से लीगली कोई पैसा लेना था तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जितना डिविडेंड देना है वो उस लीगली पैसे से माइनस यानी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें शेयर होल्डर से कॉल्स इन अरियर है, हमने उससे कॉल्स मंगाई थी बट उसने अभी तक दी नहीं, हमने उसे डिविडेंड देना था, तो हमने क्या किया, डिविडेंड को क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया उसकी कॉल्स इन अरियर्स के अगेंस्ट। ठीक है, या कोई ऐसा रीजन जिसमें कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी तो देना चाहती थी बट कंपनी की अगर गलती नहीं है तो भी उस पे सेक्शन 127 जो है, सेक्शन 127 जो है, वेरी गुड, नहीं लगेगा, वो बच जाएगी, है ना। ओके, अब आते हैं सेक्शन 124 पे। सेक्शन 124 क्या कहता है भैया, अनपेड डिविडेंड अकाउंट की बात करता है। बहुत ही सिंपल है, इस चार्ट से आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में हमने इसीलिए बनाया हुआ। देखो, जिस दिन कंपनी ने डिक्लेयर करा उसके 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक के पैसा ट्रांसफर हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 दिन के अंदर, और जिस दिन डिक्लेयर हुआ वहां से 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को पे हो जाना चाहिए, या शेयर होल्डर को डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। पोस्ट हो जाना चाहिए 30 दिन में, रिसीव नहीं, पोस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला तो क्या होगा, 7 दिन के अंदर, 30 दिन खत्म होने के 7 दिन के अंदर उस पैसे को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट, जिस तारीख से डिफॉल्ट हुआ है उस दिन से 12% इंटरेस्ट का जो है रेट चालू हो जाएगा। और फिर जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा उसके 90 दिन के अंदर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी, है ना, और
ठीक है, उसमें कंपनी क्या करेगी, कंपनी की वेबसाइट पर या कंपनी की अप्रूव्ड वेबसाइट पर उस स्टेटमेंट को अपलोड कर देगी और 7 साल तक वेट करेगी शेयर होल्डर्स के आने का। अगर 7 साल तक शेयर होल्डर नहीं आएगा, दैट इज ट्रांसफर टू आईईपीएफ, ट्रांसफर टू आईईपीएफ, तो डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, तो डिविडेंड और उसका इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। और कंपनी एक स्टेटमेंट बना के आईईपीएफ अथॉरिटी को सबमिट करेगी कि कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है, किस किस शेयर होल्डर का था, और बदले में आईईपीएफ अथॉरिटी एज अ प्रूफ कंपनी को एक रिसीट इशू करती है, एक रिसीट इशू करती है, ठीक है, ओके सर। और अगर कोई इंसान को कॉन्जिक्यूटिवली 7 साल तक कोई नहीं लेने आता है डिविडेंड, तो उस केस में क्या होता है, उसके शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं आईईपीएफ को, ठीक है, ओके सर। सो यहां पर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, डिविडेंड, अब सारी बातें यहां पर बस पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, चार्ट में ऑलरेडी सब कुछ कवर है। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड, पे नहीं हुआ या वो क्लेम नहीं करने आया 30 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो कंपनी 7 दिन के अंदर ऐसे अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड को स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिसे हम बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट। विद इन 90 डेज, 90 दिन ऑफ ट्रांसफरिंग अमाउंट टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के 90 दिन के अंदर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाती है जिसमें शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का लास्ट नोन एड्रेस और उनका अनपेड डिविडेंड, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को कहां पर प्लेस कर देती है, कंपनी की वेबसाइट पर या ऐसी वेबसाइट पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव हुई है। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करा, तो कंपनी शॉल पे 12% पर एनम इंटरेस्ट, 12% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की तारीख से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूइंग ऑन सच अमाउंट शॉल इंश्योर टू बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये जितना भी इंटरेस्ट है ये किसको मिलेगा, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, और किस प्रपोर्शन में, जितना उनका अनपेड अमाउंट है उस प्रपोर्शन में, ठीक है, ओके सर। और अगर किसी शेयर्स पर डिविडेंड 7 साल, ठीक है, अनपेड रह जाता है, अनक्लेम्ड रह जाता है, तो उस डिविडेंड को ट्रांसफर कर दिया जाता है उसके ऊपर के इंटरेस्ट के साथ, किसको, आईईपीएफ को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंड एक स्टेटमेंट कंपनी बनाती है जिसमें ट्रांसफर की सारी डिटेल्स होती है और किसको जमा कर देती है, आईईपीएफ अथॉरिटी को सबमिट कर देती है, और बदले में आईपीएफ अथॉरिटी एक रिसीट इशू करती है कि हां तुमने हमें पैसा जो है जमा कराया है। सारे के सारे शेयर्स जिस पे डिविडेंड लगातार 7 सालों तक लेने नहीं आया कोई, वो कंपनी वो भी आईईपीएफ को ट्रांसफर कर देती है, वो शेयर्स भी आईईपीएफ को चले जाते हैं। एंड इफ डिविडेंड इज इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा हुआ, यानी उन 7 सालों के अंदर, और कोई पर्सन उसे लेना चाहता है, तो क्लेमेंट जाकर कंपनी को एप्लीकेशन करेगा, ठीक है, पेमेंट क्या करेगा, कंपनी को एप्लीकेशन करेगा, कंपनी उसकी एप्लीकेशन चेक करेगी और अगर सब कुछ ठीक निकलेगा तो उसे डिविडेंड दे देगी। बट अगर डिविडेंड ट्रांसफर हो चुका है आईईपीएफ को, तो फिर क्लेमेंट कंपनी के पास नहीं जाएगा, फिर क्लेमेंट जो जाएगा आईईपीएफ अथॉरिटी के पास जाएगा, आईईपीएफ अथॉरिटी के पास जाएगा अपना डिविडेंड लेने। और अगर किसी क्लेमेंट के शेयर्स भी ट्रांसफर आईईपीएफ को हो गए हैं, तो वो उन शेयर्स को भी वापस ले सकता है, प्रोसीजर फॉलो करके, जो कि रूल्स में दिया जाएगा, ओके सर। उसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन। अगर इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया गया तो क्या भैया पेनल्टी लग जाएगी, देखो, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए एंड 500 रुपीज आफ्टर दी फर्स्ट, लेकिन मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी, 10 लाख रुपए की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 रुपए एंड 100 रुपीज पर डे आफ्टर दी फर्स्ट, बट ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो यहां पर बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। एक छुटकू सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप चाहो तो इसको बहुत जल्दी बार बार रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम में ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 127 पे क्वेश्चन आता है,
123 पे क्वेश्चन आता है जब लॉस वाला केस, तो ये उनके फेवरेट है। और कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती है, डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती है। चलिए